हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन किया जाएगा संख्याओं के प्रकार के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई सभी की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है, जो भी वस्तु हो, तो अगर हम इन्हें काउंट कर सकते हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन्हें भी हम काउंट कर पाएंगे उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, शून्य को हम जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत, यानी कि जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। शून्य को हम नहीं गिन सकते, शून्य को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है जो कि 1 है। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है 1 है। अगर आपके पास विकल्प हम दे दें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए रहे 0, बी रहे 1, सी रहे 0 और 1 और डी रहे इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जानेंगे दोस्तों हम पूर्ण संख्याओं के बारे में। किसके? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लगा दें तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। अब यहाँ पे पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो शून्य है। क्या है? शून्य है। ठीक है, और सबसे बड़ी तो इसमें भी पता नहीं कर सकते। अब पढ़ा जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, और शून्य भी एक क्या है? पूर्णांक है। अगर आपके सामने हम एक प्रश्न रख दें कि शून्य है, शून्य है, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संख्या, बी पूर्णांक, सी परिमेय संख्या, डी सभी। तो आपके जवाब होने चाहिए बी पूर्णांक। तो दोस्तों, ये जो है पूर्णांक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न जो है बन सकता है। तो याद रखिएगा, शून्य के बारे में अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम पूर्णांक को व्यवस्थित करें यहाँ पे, तो 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। अब यहाँ पे देखेंगे इधर -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत। तो इस प्रकार से ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं, जिसमें से 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक और दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जानते हैं अन्य संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं दोस्तों, इवन नंबर। सम संख्याएं हम किन्हें कहेंगे? सिंपल तौर पे, आम तौर पे जो भाषा प्रचलित है आप सभी के लिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सम संख्या होगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि 2 का गुणज होगा वो। ठीक है, तो सम संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक सम संख्याएं और ऋणात्मक सम संख्याएं। 2 क्रमांगत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या को ज्ञात, सबसे छोटी अवलिक बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं हो सकती। विषम संख्या और नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। 2 क्रमांगत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं, भाज्य या यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही बनता है, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। एक बार और देख लेते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी भाज्य हो, विभाजित हो, वो क्या होगी? भाज्य कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 अनंत, मतलब जहाँ तक भी आप पता कर सकें। अब जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे कि भाज्य एक, क्या एक भाज्य है? एक भाज्य है? आपके पास एक प्रश्न हम पूछें, एक है, एक है, विकल्प आपके सामने रहे भाज्य, बी रहे अभाज्य, सी रहे दोनों और डी रहे न तो भाज्य और न ही अभाज्य। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक क्या है? न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। कहा जाता है कि एक जो है बहुत ही मनवढ़ किस्म की संज्ञा है। ठीक है, एक जो है बहुत ही मनवढ़ किस्म की संख्या है, इसके बारे में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न तो भाज्य के रूल को फॉलो करता है और न ही अभाज्य के रूल को फॉलो करता है। 2, अब बात करें, क्या 2 भाज्य है? 2 दोस्तों, कहा गया है कि वे संख्याएं भाज्य होंगी जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य से विभाजित हो जाएं। तो 2 एक से तो भाज्य होगा, 2 से भी भाज्य होगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से ये भाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये अन्य संख्याओं से छोटा है। तो इस रूल पे भी ये फिट नहीं बैठता, यानी कि ये अभाज्य है। ठीक है, अब बात करें 3 की, क्या 3 भाज्य है? दोस्तों 3 जो है 1 से भाज्य हो जाएगा, 3 से भाज्य हो जाएगा, यानी 1 से भाज्य हो जाएगा, स्वयं से भाज्य हो जाएगा, 2 से भाज्य नहीं होगा, क्योंकि 2 इससे छोटा है और भाज्य नहीं होगा। और कहा गया है रूल में कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी भाज्य हों। ठीक है, तो 3 किसी अन्य से नहीं भाज्य हो रहा है, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। तो अब बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो 4, जो 1 से, 4 से और 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये प्रश्न जो है बनता है और आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। पूछा जा सकता है, यहाँ से 2 प्रश्न आपके सामने निकल के आया, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या जवाब देंगे? 4। एक क्या है? क्या एक भाज्य है?
तो दोस्तों एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, दो के बारे में पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा इनमें से भाज्य संख्या बताओ, 1 2 3 4, तो ज़्यादातर लोग दो को लगा देते हैं। सबसे छोटी पूछा जाता है भाज्य संख्या 1 2 3 4, तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे ध्यान देना कि दो को लोग लगा देते हैं, जबकि होगा 4, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबको पता है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं यानी कि ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर्स। यहाँ के लिए रूल आपको चलिए बताते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक से और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 11। अब यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे हमने पहले बताया था एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। अब ये यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य तो सबको पता है, अभी हमने बताया 2 है, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो रट्टी रट्टाई याद कर लीजिएगा। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये रटने वाला टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, दो संख्याओं का ऐसा योग जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक न हो, उन्हें आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। सह अभाज्य संख्याओं का जो है HCF क्या होता है, सदैव 1 होता है, याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन्स प्राइम नंबर्स, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, उन्हें आपस में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3 5 घटाएंगे, इनका अंतर आएगा 2, 5 7 इनका भी अंतर आएगा 2, 11 7 यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार से जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो गई जिनका अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, यदि परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदला जाए तो यह संख्याएं या तो अनावर्ती दशमलव में या तो आवर्ती दशमलव में परिवर्तित हो जाती हैं। अब हम जानेंगे परिमेय संख्याएं कहते किन्हें हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या हो, 0 के बराबर न हो, ठीक है। और ये पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, तब ये परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे हो गया, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती अपरिमेय कहलाती हैं। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे जाना परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें हम आपको स्पष्ट कर दें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने बताया आपको परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, P/Q, और ये P/Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे Q क्या हो, नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P/Q में Q क्या है, हर है, और P/Q यानी कि ये भिन्न बता रहा है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न के रूप में होनी चाहिए। अब बात करेंगे 1 क्या परिमेय है, 2 क्या परिमेय है, 3 क्या परिमेय है। जी हाँ दोस्तों, परिमेय है, क्योंकि हम इनके बट्टे में 1 लिख सकते हैं। अगर बट्टे 1 लिखेंगे कोई भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये परिमेय संख्या की कंडीशन जो है उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। तो हमने बताया
सभी पूर्णांक माइनस हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, यहाँ पे बात करें शून्य तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हम बात करें करणी में 4, करणी में 9, ये भी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पाई की बात करें तो पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहीं पे अगर पाई का मान 22/7 रहे तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको परिमेय संख्या समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण आपको बता दें, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों बात कर रहे हैं अपरिमेय की, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल बताया पाई क्या है, एक अपरिमेय है, लेकिन इसी का मान जो है 22/7 ये परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय हो गया। लेकिन यहीं पाई जो है अपरिमेय है, क्यों है, क्योंकि पाई को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अपरिमेय की परिभाषा है p/q के रूप में जो है न लिखा जा सके। ठीक है, तो करणी में 2, ठीक है, इसका भी मान दशमलव में आएगा, p/q के रूप में नहीं हम लिख सकते। करणी में 3, करणी में 5, ठीक है, करणी में 8, ठीक है, इसी प्रकार से करणी में 11। लेकिन अगर हम बात करें करणी में 4 की, करणी में 9 की, इन्हें हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इनका वर्गमूल निकालें तो 2 आएगा। ठीक है, इनका निकालें तो 3 आएगा। तो 3 और 2 हमने बताया कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हैं, परिमेय हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आपने अभी पढ़ा परिमेय और अपरिमेय। क्या पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2/3, करणी में 5, 3, पाई 1, 2, ठीक है, etc। तो मुझे उम्मीद है आपको रियल नंबर भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों काल्पनिक संख्याएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो वास्तविक नहीं होती। करणी में -3, करणी में -7, यानी कि करणी में जो माइनस लगा दें वे सभी क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं, लेकिन वास्तविक रूप में वो होती नहीं हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों योगात्मक तत्समक की। शून्य को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम शून्य को किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं तो उस संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सो इसलिए हम शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। अब जानेंगे दोस्तों गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो दोस्तों गुणात्मक तत्समक वह होगा जो अगर हम किसी भी संख्या में उसका गुणा कर दें तो उस संख्या पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार की संख्या सिर्फ एक ही है, एक है। ठीक है, 1 है, तो एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि इससे किसी संख्या में भाग दे दें, गुणा कर दें, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखेंगे योगात्मक प्रतिलोम। दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। दो ऐसी संख्याएं जिनका योग क्या हो, शून्य हो, तो क्या कहलाएंगी, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे कि
अगर 1 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा। -5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 होगा। क्यों होगा? जिनको अगर जोड़ें तो योगफल क्या होगा? 0 होगा। अगर इनको ही हम जोड़ दें तो योगफल क्या होगा? 0 होगा। इनको जोड़ दें तो योगफल क्या होगा? 0 होगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी उसमें अगर माइनस लगा दें या प्लस लगा दें, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो उनके योगात्मक प्रतिलोम हो जाते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर किसी भी संख्या 2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसका विपरीत होगा, 1/2। क्योंकि अगर हम इसका गुणा करा दें तो गुणात्मक इसका गुणनफल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो अगर किसी भी संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम लाना है तो उसको 1/2 में कर देंगे। जैसे कि 5/7 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लाना हो तो 7/5, यानी कि उसका विपरीत कर देंगे। ठीक है, 1 में उसका भाग दे देते हैं। सीधी सीधी बात है, उस 1 में उसका हम भाग दे देते हैं उस संख्या का। अब हम 5/7 को अगर 1 में भाग देंगे तो 7 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 5 दोनों आपस में विभाजित हो जाएंगे। सो 1 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है संख्याओं की जो भी जानकारी थी हमें आपको बताया। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई गलती भी हो तो सुझाव दे सकते हैं ताकि उसका सुधार किया जा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका संपूर्ण ज्ञान मिल सके। धन्यवाद मित्रों।